हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 23 जून 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम अगेन इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। तो अब इसमें एंट्री हो गई है यूएसए के। यूएसए अटैक्स ईरान, स्ट्राइक्स 3 न्यूक्लियर साइट्स। तो जून 13 को जो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था बिटवीन ईरान एंड इजराइल, ठीक है। तो अब इसमें एंट्री हो गई है यूएसए की, ठीक है। एंड दिस इज हाउ ए बायलैटरल वॉर इज कन्वर्ट इनटू ए वर्ल्ड वॉर, है ना। अब मान लो अगर ईरान की तरफ से रशिया आ गया and they attack US, and when US is got attacked, NATO countries को आना पड़ेगा। then फिर ईरान को चाइना ज्वाइन करेगा, and this is how a war, a simple war, a bilateral war will be converted into a world war। तो बहुत ही सेंसिटिव मोड पर, बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन में पहुंच चुका है ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ईरान एंड इजराइल, है ना। इसके बाद ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ रहे हैं एंड ईरान कह रहा है कि हम भी अपने अलाइज से बात करेंगे, हम भी रशिया से बात करेंगे कि आप भी इस कॉन्फ्लिक्ट में हमारे साथ आओ, है ना। जो वार्निंग है, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अब्बास अरागासी, इन्होंने बोला है कि अटैक क्रॉस ए बिग रेड लाइन, सेज ईरान मिनिस्टर, while asserting the country's right to self-defense, prompting fears of a wider regional conflict. The United States inserted itself into Israel war against Iran early on Sunday by dropping 30,000 pound bombs on a uranium enrichment site buried under a mountain, a risky gambit that aimed at destroying the Islamic Republic nuclear program after month of failed diplomacy, है ना। तो यूएस और ईरान के बीच में बायलैटरल टॉक्स जो है वो चल रही थी आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, कि भाई आओ बात करते हैं और आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स मत बनाओ, ठीक है। हम आपको एश्योर करते हैं कि कोई इजराइल आप पे हमला नहीं करने जा रहा है, कोई यूएस आप पे अटैक नहीं करने जा रहा है, बट आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्या कर दो, स्टॉप कर दो। बिकॉज आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इजराइल के लिए और पूरे रीजन के लिए एक थ्रेट है। तो इस पर बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी चल रही थी, ईरान को कन्विंस करने की कोशिश भी कर रहा था यूएसए, बट ईरान कन्विंस नहीं हो रहा था। एंड जब इजराइल को ये लगा कि ईरान इज very near to produce, to launch, to test a nuclear bomb, उन्होंने क्या किया, इनकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया, ठीक है। तो यूएस ने जो अभी रिसेंटली संडे को जो अटैक किया है, ये भी कोई सिविलियन एरियाज पे नहीं किया है, ये जो इनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं, है ना, उन पर किया है। मेजरली जो 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स मानी जाती हैं ईरान की, उन पे किया गया है। इनमें से जो एक है फोर्दो, ये ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट है, दूसरी नतांज और दूसरी इप्सान। अब और जब यूएसए ने अटैक भी नहीं किया था तो लोग स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि मेजरली जो यूएसए है वो इन्हीं 3 साइट्स पर अटैक करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो तीनों साइट्स हैं, फोर्दो, नतांज और इप्सान, ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बैकबोन मानी जाती हैं। अगर इनको फिनिश कर दिया जाता है तो जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसके बाद जो टेंशन है बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। हालांकि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आई ए ये है ना, इन्होंने किसी भी रेडिएशन लीक से डिनाई किया है। और जो यूएस और ईरान की जो रेस्पेक्टिव न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसीज हैं, उन्होंने भी किसी भी तरह के न्यूक्लियर रेडिएशन के लीक से, है ना, डिनाई किया कि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है ना। कुछ स्टोरीज ये भी फ्लोट कर रही हैं मीडिया में कि एक्चुअली यूएसए प्रिसाइजली हिट कर ही नहीं पाया इन न्यूक्लियर साइट को, है ना। खास करके जो चाइनीज मीडिया है, रशियन मीडिया है, इस अटैक को क्या कह रहे हैं, एक फेल्ड अटैक कह रहे हैं, एक मसल फ्लैक्शन कह रहे हैं,
कि बस यूएसए क्या कर रहा है, मसल फ्लैक्सिंग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। बट यूएस के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ने इतना तो क्लियर कर दिया है कि इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, अब ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को कोई खत्म करा सकता था तो वो बस यूएसए था, और यूएसए खुद इस वॉर में क्या हो गया, इंडल्ज हो गया है, ठीक है। और देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि अब चाइना ओपनली, है ना, जो पहले चुपके चुपके जो वेपन सप्लाई हो रहे थे ईरान को, अब शायद वो ओपनली होने लगे, है ना, कि आप अपने अलाई को सपोर्ट कर रहे हो, हम भी अपने अलाई को सपोर्ट कर रहे हैं। और कल एक न्यूज ये भी निकल के आई थी, या न्यूज निकल के नहीं आई थी एक्चुअली, जो रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दमित्री मेदवेदेव, दमित्री मेदवेदेव, इन्होंने वार्निंग दी थी यूएसए को और जितने भी वेस्टर्न अलाइज हैं कि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन दे सकते हैं, है ना, टू क्रिएट प्रेशर ओवर इजराइल एंड यूएसए, है ना, कि हम गिफ्ट कर देंगे उन्हें, है ना, जैसे हमने बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन्स देके रखे हैं, सो दैट कि यूएसए या कोई वेस्टर्न कंट्री बेलारूस को अटैक ना कर पाए, है ना, सिक्योरिटी पर्पज के लिए दिए। वैसे ही हम ईरान को भी दे सकते हैं। तो कैटेगोरिकली उन्होंने रशिया का नाम नहीं दिया, उन्होंने ये बोला है कि अब देयर आर मैनी कंट्री इन लाइन, है ना, हु इज विलिंग टू प्रोवाइड देयर न्यूक्लियर वेपन्स टू ईरान। अब ये जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो खुद रशिया, सेकंड आपका नॉर्थ कोरिया, थर्ड आपका चाइना में प्रोवाइड न्यूक्लियर वेपन्स टू ईरान, इसके अलावा बेलारूस, हो सकता है रशिया बेलारूस के थ्रू ईरान को न्यूक्लियर वेपन अवेलेबल करा दे, है ना। अभी रशिया की भी बहुत ना थोड़ी मजबूरी है, बिकॉज वो यूक्रेन वॉर में बहुत ज़्यादा डीपली इंडल्ज हो गया है और एक अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं, है ना। देखो ऐसा होता है ना जियो पॉलिटिक्स में या फॉरेन रिलेशंस में, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड एनिमी, सब अपने इंटरेस्ट देखते हैं, इंटरेस्ट इज परमानेंट, है ना, जो दोस्त और दुश्मन है ना, वो परमानेंट नहीं होते हैं, बट इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं। अब यूक्रेन में शायद रशिया एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हो कि अब जब तक यूएसए जो है उलझा हुआ है इधर ईरान में, मैं यूक्रेन को पूरा कब्जा लेता हूँ, है ना। तो हो सकता है जो भी कुछ रशिया कह रहा है वो बस एक पब्लिसिटी इंस्टेंट हो, या फिर यूएस को डाइवर्ट करने का प्लान हो, है ना। एंड रशिया ने कैटेगोरिकली बोला है ना, कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड करेंगे ईरान को, है ना। और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हम इस कन्फ्लिक्ट में क्यों पड़ रहे हैं, है ना, देन यूएसए यूक्रेन को क्यों सपोर्ट कर रहा है, ओपनली वेपन सपोर्ट दिए जा रहा है, रशियन एसेट को फ्रीज किया जा रहा है। तो अगर आपको यूक्रेन क्राइसिस में इंटरफेयर करना है तो हमें भी ईरान क्राइसिस में इंटरफेयर करना ही करना है, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शंस निकल के आ रहे हैं ईरान की तरफ से भी। ईरान ने भी अब जो डिप्लोमेसी है वो शुरू कर दी है, अपने एलाइज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, मैसेज कन्वे करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारे एक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं, जैसे इनकी पार्लियामेंट ने कल एक वोटिंग अरेंज की ओवर स्ट्रेट ऑफ हरमुज, और उस वोटिंग में पॉजिटिव रिजल्ट आए। जो मोशन मूव किया गया था, और मोशन ये था कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमें ब्लॉक कर देना चाहिए, है ना। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दिस रीजन, ये आपका ऊपर ईरान है, एज वी ऑल नो, ठीक है। तो ईरानियन पार्लियामेंट वोट टू क्लोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। Iranian parliament, the Majlis, has reportedly approved the closure of Strait of Hormuz in the response to attack by the US on Iranian nuclear facilities. The country's state-owned media Press TV reported on Sunday. ठीक है, तो ये ईरान की पार्लियामेंट से एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको आप बंद कर दो, है ना। बट अभी वोटिंग होने से या वोटिंग के पॉजिटिव रिजल्ट आने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एकदम से बंद नहीं कर दी जाएगी। यानी कि अब ये जो राइट है ना, एक तरह से जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट किसकी वॉइस होती है, सिटीजन्स की वॉइस होती है। तो जो
पार्लियामेंट ने अनैनिमसली क्या कर दिया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का, क्लोज करने का जो रेजोल्यूशन है वो पास कर दिया है। अब मिलिट्री के हाथ में है ना, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है कि वो किस तरह से इस रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करती है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसे फिर कहीं परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास ऑलरेडी एडवांस में परमिशन आ गई है पार्लियामेंट से कि भाई हाँ क्लोज कर दो स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बहुत सारे लोगों का वीक पॉइंट माना जाता है ना, क्योंकि दुनिया का 54% ऑफ ऑयल इसी रास्ते से होके जाता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। और लगभग 18% ऑफ ट्रेड यहीं से होता है, ठीक है। गैस 30% ऑफ गैस यहीं से होके जाती है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ईरान क्लोज करता है तो बहुत सारे कंट्रीज के लिए, खास करके पूरी दुनिया के लिए एक एनर्जी क्राइसिस खड़ी हो जाएगी, ठीक है। और कैटेगोरिकली दो कंट्रीज एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे, एक तो हमारा इंडिया, सेकंड चाइना, ठीक है। क्योंकि इंडिया चाइना दोनों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो एनर्जी डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा है, और दोनों ही इस रीजन से बहुत सारा ऑयल और गैस परचेज करते हैं। तो ऐसे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया जाता है ना, चोक किया जाता है, तो इंडिया चाइना की तरफ से बहुत अच्छे रिव्यूज नहीं आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे फॉर ईरान, है ना। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि चाइना ही कहने लगे ईरान को कि जल्दी से आप सरेंडर ही कर दो, है ना, क्योंकि आपके इस एग्रेशन के चक्कर में, आपके इस वॉर के चक्कर में हमारे यहाँ पे एक एनर्जी क्राइसिस खड़ी हो रही है। बिकॉज चाइना के लिए कोई दोस्त नहीं है, चाइना, है ना, जिधर से फ़ायदा मिलता है ना, जिस चीज़ से फ़ायदा मिलता है चाइना वही काम करता है ना। तो अगर चाइना को लगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोज होने से इंडिया, जो चाइना है उसको नुकसान हो रहा है, उसके सिटीजन्स को नुकसान हो रहा है, तो चाइना, है ना, बैक स्टेप भी कर सकता है ईरान को, जैसे पाकिस्तान ने किया है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, है ना, का इंपॉर्टेंट रोल है पूरी दुनिया के लिए, है ना। और ईरान से कोई भी भिड़ने से पहले, है ना, ईरान से किसी भी कन्फ्लिक्ट में जाने से पहले, है ना, कोई भी कंट्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में 100 बार सोचता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर मोनोपोली है ईरान की, है ना। इजराइल को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, दैट इज़ भाई वो अटैक करता रहता है ना। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी तक ये एक्शन लिया गया है, अभी मतलब केवल रेजोल्यूशन पास किया है वहाँ की पार्लियामेंट ने, और अब ये मिलिट्री के हाथ में है कि वो इस रेजोल्यूशन को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ ईरान की जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईरानियन पार्लियामेंट। जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोला जाता है, संसद बोला जाता है, ठीक है। यूएसए की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही ईरान की पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। इसके साथ ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, दोनों ही कंट्री, इजराइल और ईरान, इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन एंजॉय करते हैं, और दोनों ही कंट्री के जो हेड ऑफ स्टेट हैं या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, वो कॉन्टीन्यूसली हमारे कंट्री को, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को ब्रीफ कर रहे हैं ओवर द सिचुएशन। ऐसे में कल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेस्कियन, उनका कॉल आता है और वो इस सिचुएशन के बारे में ब्रीफ करते हैं कि इस तरह की सिचुएशन हमारे यहाँ पे चल रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें थैंक भी किया कि थैंक यू, आपने कैटेगोरिकली इंडिया को ऑपरेशन सिंधु एग्जीक्यूट करने के लिए, जो हमारा एवैक्यूएशन प्रोग्राम चल रहा है, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपने कैटेगोरिकली इंडिया के लिए अपना एयर स्पेस खोला है, उसके लिए थैंक यू। इसके साथ ही इंडिया ने मसूद पेजेस्कियन, जो कि ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उनको क्लियरली बोला कि इट्स टाइम फॉर इमीडिएट डीएक्सेलेशन, है ना, वॉर्न कर दिया कि भाई इसके जो रिजल्ट आएंगे ना इस वॉर के, किसी कंट्री को, ना तो इजराइल को कुछ मिलने वाला है ना ईरान को कुछ मिलने वाला है, सफ़र करेंगे दोनों कंट्री के सिटीजन, आपके सिटीजन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमीडिएट डीएक्सेलेशन करना पड़ेगा, आपको डिप्लोमेसी से करनी पड़ेगी बात, ठीक है। तो अभी तक इंडिया का जो स्टांस है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके यही है, इंडिया दोनों ही कंट्रीज को ये बोल रहा है कि आप, है ना, इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करो एंड डिप्लोमेटिक टेबल पे आओ, और दोनों ही कंट्री मैच्योरिटी के साथ बात करो, है ना। ना आप रशिया का सपोर्ट लो, ना इजराइल यूएस का सपोर्ट ले, है ना। आप अपने जो बायलैटरल इश्यूज हैं उनको बायलैटरली ही सॉल्व करें, लाइक जैसे हम पाकिस्तान के साथ अप्रोच रखते हैं, ठीक है। जैसे अभी इंडिया ने पाकिस्तान, जब कश्मीर पर मीडिएशन करने की बात की थी,
डोनाल्ड ट्रंप ने, तो इंडिया ने क्लियरली मना कर दिया था, सिंगल शॉट में मना कर दिया था कि भाई थैंक यू, हमें आपका कोई मीडिएशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, है ना। और ये अगेन हम इस मैप को, है ना, बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं 2-3 दिनों से, और जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इस रीजन पर हमारा कंप्लीट कमांड होना चाहिए, कंप्लीट कमांड होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मिडिल ईस्ट, है ना। यूरोप के पर्सपेक्टिव से, हमारे पर्सपेक्टिव से क्या है, ये वेस्ट एशिया है, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, ठीक है। अब किस किस को, स्ट्रेट एक्चुअली होता क्या है, जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है एंड दो लैंड बॉडीज को अलग करता है ना। तो ये पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, ठीक है, और ईरान को अलग करता है ओमान से, ठीक है। यहां पे आपको मिल जाएगा बॉब एल मैंडेव, ठीक है, जो रेड सी को कनेक्ट करता है विद गल्फ ऑफ एडन एंड सेपरेट करता है यमन को फ्रॉम जिबूती, ठीक है। इजराइल, कैपिटल इसकी तेहरान है, करेंसी इसकी क्या है, रियाल है, RIAL वाला, एंड दिस इज इजराइल, और इजराइल की जो कैपिटल है जेरूसलम है, और करेंसी की अगर बात करें तो इनकी करेंसी शेकेल है, ठीक है। अच्छा, इनकी जो पार्लियामेंट है ना, ईरान की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोला जाता है, मजलिस बोला जाता है, ठीक है। और जो इजराइल की पार्लियामेंट है इसको नेसेट बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, है ना, दोनों की पार्लियामेंट का अलग अलग नाम है, ठीक है। बाकी रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, है ना, इधर मेडिटेरेनियन सी मिलेगा आपको, इधर अरबियन सी मिल जाएगा, है ना। और इजराइल की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं आपको सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट एंड, है ना, हाँ बस इतनी ही है। और अगर ईरान की बात करें तो ईरान के नेबरिंग कंट्री आपको इराक मिल जाएगा, एंड आपको मिल जाएगा इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। इसके अलावा अजरबैजान भी मिलेगा, आर्मेनिया भी मिलेगा एंड टर्की भी मिलेगा, ठीक है। ऊपर आपको एक मेजर वाटर बॉडी मिलेगी जिसका नाम कैस्पियन सी है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, ठीक है। तो इसके साथ भी बॉर्डर शेयर करता है ईरान, ठीक है। चलिए, अच्छा, यूएस ने जो अटैक किया है ना, अब उस अटैक की बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही है, और जिस वेपन का इस्तेमाल, जिस मशीन का इस्तेमाल किया गया है इस वॉर, इस बॉम्बिंग को अंजाम देने के लिए, है ना, इसका भी बहुत ज़्यादा डिबेट किया जा रहा है, इस पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही है। तो जिस मशीन का इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है B2 स्प्रिट स्टेल्थ बॉम्बर, ये है ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपनी स्टेल्थ कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इसको कोई कन्वेंशनल रडार अभी तक, है ना, अभी तक इसको पकड़ नहीं पाया है। इसको 1989 में, है ना, बनाया गया था, ठीक है, पहली फ्लाइट हुई थी इसकी, एंड यूएस एयरफोर्स में से 1993 में शामिल किया गया था। ये दुनिया का सबसे महंगा फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 2.1 बिलियन, ठीक है। और अब इतनी ज़्यादा कॉस्ट है तो हर कंट्री इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो दुनिया में यूएसए के अलावा किसी कंट्री के पास नहीं है ना। दो रीजन है, एक तो महंगा बहुत है, दूसरा यूएसए नहीं चाहता कि इस तरह की टेक्नोलॉजी, है ना, जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है वो किसी कंट्री के पास है, और यूएसए भी बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता है। दैट इज भाई 19 ऐसे बॉम्बर्स यूएसए रखता है, ठीक है। पेलोड कैरिंग कैपेसिटी जो इसकी है 40,000 पाउंड है, यानी कि 40,000 पाउंड का वजन लेके उठ सकता है, 18,144 kg का, ठीक है। अच्छा, इस बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया था अटैक करने के लिए, है ना। और कौन सा बॉम्ब इस्तेमाल किया गया था, तो उस बॉम्ब का नाम है MOP। MOP स्टैंड्स फॉर मैसिव ऑर्डेंस पेनिट्रेटर, ठीक है। और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कैटेगोरिकली, एक मिनट, इसे बोला जाता है बंकर बस्टर, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डियागो ग्रासिया की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ऐसा बोला जा रहा है कि अब अमेरिका ने जो अटैक किया था, है ना, वो पाकिस्तान या फिर इजराइल से या सीधे यूएसए से नहीं आए थे, ठीक है। ये अटैक किया गया था डियागो ग्रासिया से, जो इंडियन ओशन में है ना, यहाँ से लगभग, है ना, ईरान से
3900 किलोमीटर दूर है ये, है ना। और ये चैगोस आइसलैंड पे आती है, जैसे हाल ही में इंडिया ने हैंड ओवर कराया है टू मॉरिशस। एंड इस डियागो ग्रासिया आइसलैंड को बचाने में, है ना, मॉरिशस के पास जाने से बचाने में इंडिया ने एक अहम रोल प्ले किया है। तो इसी डियागो ग्रासिया से, है ना, इन बॉम्बर्स को भेजा गया था टू अटैक ईरान। ठीक है, तो याद रखेंगे ये इंडियन ओशन में है और चैगोस आइसलैंड का पार्ट है। और अगर बात करें टेरिटरी की, तो किसकी टेरिटरी का पार्ट है ये? मॉरिशस की टेरिटरी का पार्ट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, एंटी माओइस्ट ऑपरेशन वोंट स्टॉप ड्यूरिंग मॉनसून शाह। तो अमित शाह, है ना, इन्होंने कल कैटेगोरिकली फिर से बोला है कि हमारा जो मिशन 31/3/2026 है, इसको अकम्प्लिश करना है हमें। क्या है ये मिशन 31/3? है ना, इंडिया का टारगेट है कि अगले साल यानी कि 30 मार्च 2026 को हमें इंडिया में ये जो माओइज्म है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, इसको खत्म कर देना है, बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना है। तो इसके लिए टू वे पॉलिसी अपनाई है हमारी गवर्नमेंट ने, है ना। एक तरफ तो सरेंडर पॉलिसी, जिसमें ऑफर दिए जा रहे हैं जो माओइस्ट हैं कि आप सरेंडर करो, मेन स्ट्रीम में लौटो, आपके रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हम चलाएंगे आपके लिए एजुकेशन, आपके लिए जॉब, आपके लिए अदर फैसिलिटीज़ का इंतजाम इंडियन गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। दूसरा जो स्ट्रेटजी है वो हंट। उन्होंने कहा कि अब जब कभी भी निकलना है ना, नक्सल ऑपरेशन करने के लिए, है ना, तो सरेंडर करवाने के लिए नहीं निकलना है। सरेंडर अगर नक्सल्स को करना है, माओइस्ट को करना है, आए वेपन्स लेके पुलिस स्टेशन में सरेंडर करें। बट जब कभी भी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, है ना, वो नक्सल ऑपरेशंस के लिए जाएंगी, है ना, जंगलों में, तो फिर क्या करेंगी? हंट करेंगी, बस फिर मारेंगी, है ना। तो इसी पर अमित शाह ने बोला है कि हम मानसून सीजन में अपने ऑपरेशंस को ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि देखो मानसून सीजन जो होता है, जंगलों में पानी है ना हो जाता है, तो धंसने धंसाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो जो इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और जो माओइस्ट है, उनके बीच में एक अनरिटन सीज फायर हो जाता है। ना तो सिक्योरिटी फोर्सेस कोई ऑपरेशन करती हैं, ना माओइस्ट कोई अटैक करते हैं, यानी कि ये माओइस्ट के रेस्ट का टाइम माना जाता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से माओइस्ट की जो नींदें हैं ना, वो तो श्योर शॉट उड़ गई होंगी, है ना। और वो ना सोच ही रहे होंगे कि भाई सर्वाइव कैसे करना है ना, हमें तो लड़ना आता नहीं है, बारिश का मौसम, पैर धस गया, वेपन कैसे कैरी करेंगे, अपने व्हीकल्स को कैसे कैरी करेंगे, है ना। तो ये दिखाता है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो नक्सल्स को लेके, माओइज्म को लेके, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेके कितनी ज़्यादा सीरियस है ना, और अपने टारगेट को लेके कितनी ज़्यादा सीरियस है। ठीक है, तो इस सीरियसनेस को देखते हुए लगता है कि अगले साल तक, है ना, हम होपफुली जो हमारा टारगेट है नक्सल फ्री भारत का, हम उसको अचीव कर लेंगे। ठीक है, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है ना, इसको माओइज्म भी बोला जाता है, समटाइम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी बोला जाता है, एंड नक्सलिज्म भी बोला जाता है समटाइम। ठीक है, 1964 के टाइम पे ये शुरू हुआ था अगेंस्ट जमींदारी सिस्टम इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, क्योंकि अब शुरू हुआ था ये नक्सलबाड़ी विलेज से। विलेज वेस्ट बंगाल में एक नक्सलबाड़ी विलेज है ना, तो वहाँ से शुरू हुआ था, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? नक्सलिज्म नाम दे दिया गया। इसका जो फैब्रिक है बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, वैसे ही ये इंडिया में वन पार्टी सिस्टम लाने की कोशिश कर रहा है। इसका जो एम एंड ऑब्जेक्ट है कि, है ना, एक दिन नक्सली जाएंगे, माओइस्ट जाएंगे और क्या करेंगे? दिल्ली को कैप्चर कर लेंगे, जो करंट गवर्नमेंट है, करंट लीडर्स हैं, उनको मार दिया जाएगा, और उसके बाद एक सिंगल पार्टी बनेगी, है ना, और सिंगल पार्टी क्या करेगी? रूल करेगी पूरे इंडिया पे, है ना। बिल्कुल जैसे चाइना, रशिया जैसी डिक्टेटरशिप है ना, वैसी ही डिक्टेटरशिप ये इंडिया में लाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, इंडिया रैंप्स अप ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड यूएस इन जून एमिड इंस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया, है ना। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कल के एडिटोरियल में भी, है ना, कि कैसे इंडिया पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का, है ना। तो हमने उसमें एक एक्सपेक्ट ये भी डिस्कस किया था कि जो ऑयल प्राइसेस हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के होने से वो क्या होंगे? राइज कर जाएंगे, और जब ऑयल प्राइसेस राइज कर जाएंगे तो हमें प्राइसेस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, और प्राइसेस जब हमें ज़्यादा पे करने पड़ेंगे तो हमें क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट होगा। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? सिंप्लीफाई लैंग्वेज में अगर बात करें, है ना, सपोज मैं
एक शॉपकीपर हूँ, ठीक है, मैं राइस बेचता हूँ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक बीट बेचने वाला शॉपकीपर है ना। अब खाने में बीट और राइस दोनों की जरूरत होती है, तो मुझे बीट की जरूरत और दूसरा जो शॉपकीपर है उसे राइस की जरूरत है ना। तो मान लो कि अगर मैंने बीट वाले शॉपकीपर को 100 रुपए का राइस बेचा, है ना, ऑन द अदर हैंड बीट का जो शॉपकीपर है उसने 100 रुपए का मुझे बीट बेच दिया, है ना। तो इस ट्रेड में किसको फायदा किसको नुकसान हुआ? किसी को फायदा किसी को नुकसान नहीं हुआ। 100 रुपए का बेचा है, मतलब 100 - 100, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट है ना, अगर मान लो मैंने 100 रुपए का राइस बेचा इसे और इसने मुझे 80 रुपए का बीट बेच दिया, तो इसका मतलब फायदा किसे हुआ? है ना, मैंने ज्यादा प्राइस का बेचा है, यानी कि मुझे 20 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। बट अगर मान लो इसने मुझे 120 रुपीज का बेचा है बीट, ठीक है, तो किसे फायदा हुआ? क्योंकि उसने ज्यादा प्राइस का बेचा है तो मुझे 20 रुपए का घाटा हो गया। इसी को बोला जाता है ट्रेड डेफिसिट, है ना। और ये शॉपकीपर हटा के यहाँ पे कोई कंट्री लिख लो, है ना, दो कंट्रीज के बीच का ट्रेड या मल्टीलैटरल कंट्रीज के बीच का ट्रेड, दिस इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जब ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, हमें फॉरेन करेंसी का लॉस बहुत ज़्यादा होगा, है ना। दैट इज वाई इंडिया ने अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है ना। और ना सिर्फ एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, एग्जीक्यूट करना भी शुरू कर दिया है। और कैसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है? इंडिया ने, है ना, रशिया और यूएस से अपना जो ऑयल सप्लाई है उसको इंक्रीज कर दिया। रशिया से हम लोगों ने ऑयल परचेज करना शुरू किया था ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर, जब हमें डिस्काउंटेड रेट पे बेच रहा था रशिया, ठीक है, तब से, है ना, रशिया हमारा नंबर 1 नंबर 2 ऑयल सप्लायर बना हुआ है ना। बट अब हमने इस लिस्ट में किसको भी शामिल कर लिया है? यूएसए को भी शामिल कर लिया है, ठीक है, क्योंकि इंडिया को पता है ना, अगर स्ट्रेट ऑफ हरमुज ब्लॉक हो गया और अगर नहीं भी ब्लॉक हुआ तो ऑयल प्राइसेस पे असर पड़ेगा, और पड़ रहा है। ऑयल के प्राइसेस, है ना, धीरे धीरे राइज कर रहे हैं। तो ऐसे में, है ना, इंडिया ने अपने 2 नए पार्टनर ढूंढ लिए हैं, ताकि इंडिया में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, है ना। तो अब हम परचेज पहले भी कर रहे थे यूएसए से, रशिया से, बट हमने अब इंटेंसिटी को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। अब हम ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना? चलो, अच्छा, रशिया की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे जल्दी से। चलो, नेक्स्ट, स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तमाल टू कमीशनड ऑन जुलाई 1, ठीक है। तो इंडिया का द मोस्ट एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट, है ना, जुलाई 1 को, है ना, 1 जुलाई को इंडियन नेवी में ऑफिशियली कमीशन कर लिया जाएगा, है ना। आईएनएस तमाल अपने आप में बहुत खास है, बिकॉज आईएनएस तमाल इंडिया का लास्ट शिप है जो इंडिया के बाहर बनाया जा रहा है। इसे रशिया में बनाया जा रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि बस अब बहुत हो गया, अब हम अपने जो शिप हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। अब हमारे पास इनफ कैपेबिलिटी आ गई है, हम अब मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं, हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आईएनएस तमाल को लास्ट शिप डिक्लेयर किया है जो कंट्री के बाहर बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो शिप है वो है कृबाक क्लास शिप, रशिया की फ्रिगेट की एक क्लास है ना। तो ऐसे ही हमने 8 शिप डिमांड किए थे रशिया से कि हमें 8 फ्रिगेट चाहिए, तो उस 8 की सीरीज में ये 8 है, 8वां है, यानी कि लास्ट है, ठीक है। इसके अलावा रशिया से हमारा एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि इसी सीरीज में, है ना, हमें अपने यहाँ पे इंडिया में, है ना, 2 त्रिपुट क्लास भी बनाने हैं जो बिल्कुल तमाल क्लास के ही होंगे, है ना। तो इस तरह से कृबाक क्लास के हमारे पास कितने फ्रिगेट हो जाएंगे? 10 फ्रिगेट हो जाएंगे। इंडिया अपनी जो नेवल पावर है उसको तेजी से बढ़ा रहा है ना, बिकॉज उसे पता है चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना है नियर फ्यूचर में, और इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन नेवी एक डिसिसिव रोल प्ले करेगी। अगर हमारी नेवी वीक रह गई, है ना, तो हमारी जो हार है, डिफीट है, वो लगभग तय है, क्योंकि जो चाइना है वो अपनी नेवल पावर बहुत तेजी से बढ़ा रहा है ना। दैट इज वाई हम लोग अब क्या कर रहे हैं? शिप बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं,
है ना। बहुत सारे यार्ड हम लोग बना रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं, जैसे ये त्रिपुट क्लास है ना, इसमें रशिया ने क्या किया है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा। अब हम इसको कितने भी त्रिपुट क्लास के कितने भी फ्रिगेट बनाए, ठीक है। आईएनएस तमाल की बात करें तो इसको कहाँ बनाया जा रहा है, यंतर शिपयार्ड इन कालिनग्राड रशिया, एंड इज द लास्ट वारशिप टू बी इंडक्टेड फ्रॉम फॉरेन सोर्स, ठीक है। अगर आईएनएस तमाल की बात करें तो ये 125 मीटर लंबा है, 125 मीटर लॉन्ग, 3,900 टन वारशिप feature an impressive blend of Indian and Russian cutting edge technologies and best practice in the warship construction. The ship new design provide with an enhanced steel feature and greater stability characteristic. The number of made in India systems have more than double to 33, ठीक है। और आईएनएस तमाल की अगर बात करें तो इसमें 36% इंडिविजुअल इंडिजेनस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा इसको ब्रह्मोस से भी लेस बनाया गया है ना। किस तरह की ब्रह्मोस, जो सी और लैंड दोनों पे अटैक कर सकेगी। तो आईएनएस तमाल है ना, डेफिनेटली हमारी इंडियन आर्मी में एक पॉजिटिव एड ऑन करेगा और हमारी इंडियन नेवल पावर को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का द हिंदू। मिलते हैं कल यानी कि 24 जून के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।